हेलो गाइस। सो आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पार्ट जो सीरीज चल रहा था उसमें जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले वो है डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 2025 की जो हमारे डी एंड एफ ब्लॉक क्वेश्चन थे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। हमको ये बताना है कि इन चारों में डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ना। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आर दोज which contain all the paired electron and paramagnetic compound are those which contain unpaired electron। जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो हमको यही कैलकुलेट करके देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप CO2 पॉजिटिव को देखते हो तो CO का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, आयरन के बाद आता है। तो CO का अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये 3d7 4s2 होता है। 3d7 4s2 होता है। तो अगर हम इसको CO2 पॉजिटिव लिख रहे हैं तो इट बिकम 3d7 4s0। तो अगर आप इसके डी में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया? ये पैरामैग्नेटिक। मतलब ये जो कंपाउंड है ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि आंसर इसका ए नहीं हो सकता और आंसर इसका डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी में तो ऑल पूछा है कि सारे के सारे डायमैग्नेटिक है। तो ऐसा भी नहीं है, सारे के सारे कंपाउंड डायमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर Ni2 पॉजिटिव देखें तो नॉर्मल Ni 3d8 होता है, तो ये हो जाएगा 3d8 4s0। अगर आप इसके डी में इलेक्ट्रॉन देखो कितने इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। Zn2 पॉजिटिव चेक करो, Zn 3d10 4s2 होता है, तो ये 3d10 हो जाएगा। तो डी में कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब डी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इट इज डायमैग्नेटिक। जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, जिसके डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा, वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, 2025 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने, मैंने यहाँ पर लिख दिया। साथ में मैंने ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर भी लिख दिया है। जैसे Cr का 24 होता है, Fe का 26, Mn का बेसिकली कितना होता है? 25, कॉपर का 29 होता है। उसके बाद फिर कॉपर ही है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद कोबाल्ट है विच इज 27, और लास्ट में सीरियम है जो कि एफ ब्लॉक का होता है। इसका एटॉमिक नंबर 38 होता है। तो हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्रोमियम का बेसिकली 3d5 होता है, 3d5 4s1। अब अगर इसका 3d5 4s, देखो जनरल 3d5 4s1 होता है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डी से जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d3 4s0। अगर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 24 है ना, इससे पहले वाली जो इनर्ट गैस होती है उस इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 होता है। तो हमने यहाँ पे आर्गन लिख सकते हैं। ये आर्गन दिखा रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे वो डी में, और इसका एस ऑर्बिटल खाली। इसका एस ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली। इसी तरह से आप Fe का लिखोगे तो यहाँ पे आर्गन आ जाएगा। ये आर्गन दिखा रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनर्ट गैस को हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद Fe2 पॉजिटिव का जो जनरली होता है वो आपका 3d6 4s2 होता है। तो यहाँ पे 3d6 हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दी, 3d6 4s0। फिर आर्गन Mn के केस में 3d5 होता है, 3d5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 3d5 4s0 बचेगा। फिर कॉपर के केस में 3d10 4s1 होता है, आर्गन लिखो यहाँ पर 3d10 4s1। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, 3d9 4s0, एक इलेक्ट्रॉन एस से कम किया, एक इलेक्ट्रॉन डी से कम किया। अगेन कॉपर है तो आर्गन, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है तो 3d10 4s0। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का कितना होता है? 3d10 होता है। ठीक हो गया। कोबाल्ट का 3d7 होता है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 3d7 4s0। अब ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हम इनर्ट गैस यूज करते हैं विच इज जिनॉन। जिनॉन का 54 होता है, तो 54 कंप्लीट हो गया, बचा 4f5d 6s। अब हमें चार कितने इलेक्ट्रॉन? 4 पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 5d1 6s2 होता है। तो इसका sb0 db0 fd0, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया xe 4f0 5d0 6s0। इस तरह से आप इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि K2MnO4 को आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम पायरोलुसाइड, और दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो Na2Cr2O7 बनाना है आपको। किसकी हेल्प से? मतलब K2Cr2O7 बनाना है विच इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 की हेल्प से, मतलब सोडियम डाइक्रोमेट की हेल्प से। तो पहले आप ये देखो, जब आपको KMnO4 का प्रिपरेशन अगर एग्जाम में आ जाए ना कि KMnO4 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो इसके अंदर ही लिखा हुआ है K से मतलब होता है KOH। अगर आप KOH, अब MnO4 लिखा हुआ है, इसमें से 2 ऑक्सीजन को अलग कर दो आप,
ऑक्सीजन को अलग कर दिया। अगर मैंने यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकाल दिए तो यह MnO2 बचा ना, तो ये हो गया MnO2। तो अगर हम KOH की रिएक्शन MnO2 के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ O2, इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो बेसिकली जो कंपाउंड हमारा प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, जो कंपाउंड हमारा प्रिपेयर होता है वो होता है आपका पोटेशियम मैग्नेट। लेकिन ठीक है, KMnO4 बन जाता है बेसिकली, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरह से हम KMnO4 का प्रिपरेशन करते हैं कि KMnO4 को बनाने के लिए KOH MnO2 प्लस O2 चाहिए होता है, इसके हेल्प से हमारा KMnO4 बन जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन ये है कि हमें MnO4 विच इज पायरोलुसाइड MnO4 की रिएक्शन अगर हम KOH के साथ करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ बेसिकली O2, तो ये क्या बना देता है, K2MnO4 बनाता है। और इसी को हमें प्रिपेयर कर रहा था विच इज पोटेशियम मैग्नेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है, ये हमें प्रिपेयर कर रहा था। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें सोडियम डाइक्रोमेट दिया है विच इज Na2Cr2O7, इसकी रिएक्शन अगर हम KCl से करवा दें तो ये Na, अब यहाँ पर 2 Na है तो हमें 2 KCl लेने पड़ेंगे, 2 NaCl को बाहर करेगा और सोडियम को रिप्लेस करेगा K, ये बन जाएगा K2Cr2O7। इस तरह से हम सोडियम डाइक्रोमेट की हेल्प से पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी बना सकते हैं। ये इस बार 2025 में आपका क्वेश्चन आया था कि इनको आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, आज मैं यहाँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चन भी लगा रहा हूँ, साथ में उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट आप उनको अच्छे से पढ़ लें और देख सके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, तो वो इसीलिए शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन Eg लेवल से T2G लेवल या T2G लेवल से Eg लेवल में जाते हैं, जो हम क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग पढ़ते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएगा तो वो कलर भी शो करेगा, तो वो कंपाउंड जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलर भी शो करते हैं, ठीक है। तो मैं आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एंथैल्पीज होती हैं ऑटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, वो बहुत हाई होती है। तो जो एंथैल्पी होती है ना ट्रांजिशन मेटल्स की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मैं आंसर यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हाई क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से जो इंटर आयनिक या इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ हो जाता है, इसीलिए इनकी एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा हुआ द ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली फॉर्म कलर कंपाउंड, तो बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले आपको बताया, आंसर मैं यहाँ पे दिल लगा रहा हूँ। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो जनरली कलर कंपाउंड इसलिए शो करते हैं बिकॉज वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे तो उनमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एलिमेंट है, मान लो D1 ले लिया मैंने, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ब्रेक होता है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या बनाता है, Eg लेवल और T2G लेवल। अब ये एक इलेक्ट्रॉन था, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये लो एनर्जी लेवल से कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और कुछ देर बाद ये दोबारा से नीचे गिरेगा। जब ये नीचे दोबारा से गिरेगा उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी इमिट करेगा, और उसी को हम डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। और इसी डीडी ट्रांजिशन की वजह से ट्रांजिशन मेटल कलर शो करते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट ये बोला कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, देखो क्या, +7 +8 तक चले जाते हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करने की वजह से ये बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट मतलब किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर देना, ठीक हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मैं आंसर के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो बाकी के ईयर्स के सारे पीवाईक्यू आए हैं उनको मैं एक एक पीरियड क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।